या फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं इस्लामाबाद में बात कर रहा था, वो कह रहा था जनाब पानी का तो किल्लत है ही है, हम जो है फर्टिलाइजर नहीं दे सक रहे क्योंकि फर्टिलाइजर की प्राइसेस 30-40% से बढ़ गई हैं, डीजल जो है 100% से बढ़ गया है, हम अपने ट्यूबवेल नहीं चला सक रहे। तो वो ये कह रहे थे कम से कम 15% जो है अगर फसलें आपकी इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, आप अंदाजा करें ना 15% बहुत बड़ी वो है परसेंटेज है। सीमेंट जो है 8% गिर गई है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से, पेट्रोलियम प्राइसेस 12% गिर गई है, डीजल 16% गिर गई, ऑटो ने बंद कर दिया अपने नई बुकिंग लेना, मोटरसाइकिल 2% से ड्रॉप हो गई और 400 मिल जो है वो बंद होने जा रहे हैं और उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर आप इसको देखें इसका असर क्या होगा, इसका असर जो है स्टॉक मार्केट पे हो, जो स्टॉक मार्केट वो है जिनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो थी 100 बड़ी जो कंपनियां, वो 2018 में 568 बिलियन रुपया उन्होंने कमाया था, उन्होंने 200 और 2021 के बीच में 929 बिलियन कमाया और इस साल में वो तकरीबन 1.1 ट्रिलियन के करीब पहुंच गए। वो अब कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा और स्टॉक मार्केट देखें गिरते 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 5000 पहुंचे। उसके बाद आप देखें एक्सचेंज रेट जो हम छोड़ के गए थे 182 वगैरह पे, उस वक्त जो था जो ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ चलता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ 97-98% पे था तो उसके करीब था। आज की डेट के बीच में ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है जो होना चाहिए वो 185 होनी चाहिए और इस वक्त 206-207 20-21 रुपए जो है ये स्पेकुलेटर ने इस रुपए को गिराया हुआ और इनके पास इतनी जान नहीं है कि उस स्पेकुलेटर को जो है ये सबसे मार्केट से निकाल सके और ये जो है ये भी इन्फ्लेशन दे रहा है। अगर आप देखें अपना डेट मार्केट में तो डिस्काउंट रेट कहाँ है और बैंक्स क्या चार्ज कर रहे हैं, 1.5 से 2% ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। आप देखें मार्च के बीच में 9.75 डिस्काउंट रेट था और हमारा रेट चल रहा था 10.3, अब 13.75 है और 15.25, मतलब 1.5% से इस वक्त ज्यादा ले रहे हैं डिस्काउंट रेट से और ये इफेक्ट कर रहा है सारी बिजनेसेस को, पूरी इकॉनमी। अब हम चलते हैं उसके ऊपर आपकी एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन। बड़ी बातें करते थे जनाब ये तो कुछ नहीं कर सकते, चलाए गए और खुद इन्होंने अभी केक काटे, हमारी कारकर्दगी केक ये काट रहे, चले काटे यार कम से कम गम तो मीठा हो जाएगा। तो अगर आप देखें और ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बड़े इकोनॉमिस्ट मुझे ताना देते थे तो ये तो सारा यार इंपोर्ट बढ़ गई है उसकी वजह से ये उसकी वजह से तो सेल्स टैक्स वगैरह के बड़ी तो पैसे बढ़े। जरा देखें आखिरी कॉलम में इनकम टैक्स की ग्रोथ है 31.5%, 31.5%। ये दिसंबर तक जो थी कोई 24-25% थी, एकदम उसमें ग्रोथ आई है। देखो ये है, ये नेचुरल है कि पहले सेल्स टैक्स वगैरह बढ़ता है, उसके बाद आइडेंटिफाई होते हैं लोगों की इनकम और फिर इनकम टैक्स बढ़ता है और सेल्स टैक्स से ज्यादा बढ़ा है इनकम टैक्स एज अ परसेंटेज। और हम इसमें अभी वो हम लोगों ने जो ऑयल की जीएसटी थी वो भी हमने नहीं ली और कोई सुपर टैक्स नहीं लगाया, इसमें कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया था। तो खान साहब ने तो पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स खत्म माफ कर दिया था। अभी इन्होंने 10 रुपए जो डीजल लगाया है ये 50 रुपए तक जाएगा, ये कमर तोड़ देगा आवाम की। और दूसरा इन्होंने क्या किया, सुपर टैक्स लगा दिया जो मैंने अभी आपको कहा। और अभी इन्होंने और क्या किया जो बहुत बड़ा इन्होंने जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ,
इन्होंने ट्रेडर्स वगैरह के ऊपर फिक्स टैक्स लगाते हैं 3,000 से 10,000। अरे भाई आप वापस पुराना पाकिस्तान में आ रहे हैं। और एक आखिरी चीज जो मैंने लिखी हुई है कि सप्लाई चेन जो है उसके ऊपर अगर आपने वैट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी, क्योंकि ये जो है उसके बाद इसके इसमें वो पकड़े जाते हैं। हमने सप्लाई चेन के थ्रू जो ऑटोमेट करके वो टैक्स ले रहे थे और लेने जा रहे थे वो इन्होंने खत्म कर दिया। तो इन्होंने क्या रोल बैक किया टैक्स, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेस की जगह रिग्रेसिव टैक्सेशन जो शुरू हुई है वो क्या है? हम कह रहे थे कि टैक्स जो दे रहा है उस पर टैक्स न लगाओ और टैक्स पेयर्स को लेके आओ। 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं इस वक्त हमारे पास 43 मिलियन 4 करोड़ 30 लाख टैक्स पेयर्स का डेटा हम इनको दे के आए हैं। डेटा सिर्फ नहीं दे के आए, हम दे के आए हैं कि एसेट्स ये है, इनकी इनकम ये है और ये इनका टैक्स है। वो सारा कुछ इनके पास पड़ा हुआ है। वो हम नागरा के साथ मिलकर एफबीआर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके बनाया है। वो पोर्टल में अप्रैल में जाना था, अभी हमने उसके ऊपर लागू कर देना था। इन्होंने अगले साल में उसको डाला ही नहीं है। बिकॉज ज्यादातर तो यार ये बिजनेसमैन है ना, जो चाहते हैं कि टैक्स वाले टैक्स ना लें इनसे, ना ये एग्रीकल्चर पे टैक्स लेने देते, ना इसके बिजनेसमैन पे लेने देते। तो वो कहाँ गया वो डेटा? मैं पूछना चाहता हूँ। ट्रैक एंड ट्रेस हमने डाला और ट्रैक एंड ट्रेस ये था कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो टैक्स की चोरी करती हैं, जिसमें शुगर वगैरह है। हमने उसका टैक्स इसमें ट्रैक एंड ट्रेस डाला, उसमें स्टैंप्स लग जाती हैं, आप चोरी नहीं कर सकते। 3 के ऊपर हम शुरू कर गया जिसमें टोबैको था, शुगर था और उसके बाद ऑयल। 20 के ऊपर हमने लेके जाना था इसको, वो अब 200 हो गया। जो हम लगा के आए थे उसके भी उन्होंने हाथ जो है पीछे डाल दिया। फिर हमने कहा था रिटेलर के साथ पॉइंट ऑफ सेल डालेंगे ताकि टेक्नोलॉजी के थ्रू ये एकदम एफबीआर को पता चल जाएगा। हाँ छोटा तो होगा जो ये जिसकी ज्यादा सेल वगैरह नहीं होती उसमें शायद फिक्स टैक्स की कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो दरमियाने हैं क्यों जा रहे हो फिक्स टैक्स पे आप उस पे? और मैंने जिस तरह आपको कहा सप्लाई चेन के ऊपर इन्होंने तोड़ दिया है और इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। हम वापस चले गए, सदियों वापस चले गए। और सिंगल विंडो जो है कस्टम्स का वो आई होप कि वो चल रहा है, वो चलता रहे। और मूडीज और उसके ऊपर आईएमएफ पे अगर आप इनका तो वो जो है तमाम जो है आपके सामने है। अब जब रिपोर्ट कार्ड होती है तो उस पर ग्रेडिंग होती है आपको, और ग्रेडिंग होती है जब आप अपना नतीजा लेने जाते हैं तो बताते हैं आपको सी ग्रेड मिला है, बी ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है। वो मैशर का आपका जो है इंडिकेटर होता है। ये जो गवर्नमेंट आई जब पहले तो सबसे पहले जब हमने लिया हुकूमत, उस वक्त पाकिस्तान का मूडीज ने आउटलुक नेगेटिव किया हुआ था, यानी कि मंथली आउटलुक कि मईशत जो है इस वक्त रिस्क में घिरी हुई है और मईशत में बहुत ज्यादा खतरात है। उसको हमने आते ही पहले साल में इसको जो है स्टेबल कर दिया और फिर 3.5 साल मुसलसल उसको स्टेबल रखा। जैसे ही ये हुकूमत आई और आते ही मूडीज ने जो है पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग वापस नेगेटिव कर दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वापस खतरों में आ गया। जो शौकत साहब ने बातें बताई, जो खतरात थे उनकी सही ऑब्जर्वेशन थी और जो 90 दिन में जो हुआ उसके बाद आपके पास है। इस वक्त पाकिस्तानी बैंकों की जब मूडीज ने नेगेटिव रेटिंग की, पहले तो मुल्क की, फिर तमाम बैंक की, फिर वाटा की। अब पाकिस्तान के बैंकों की इंटरनेशनल मार्केट में एलसी ऑनर नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि अब स्टेट बैंक भी जो है हिचकिचा रहा है और बोल रहा है कारखानों को क्या एलसी ना खोले, वैसे इजाजत दे। वो उसकी वजह बुनियादी ज़र मुबादला के ज़खायर भी है, लेकिन जो हमारी ऑयल सेक्टर की कंपनी है वो कहती है हमें एलसी नहीं खुल गई हमारी और हम मुल्क में जो है माल नहीं ला सकते। फिर उसके बाद अब आ रहे हैं IMF। शौकत साहब जब मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर तो ये 6ठा जायजा रिव्यू कर रहे थे और ये मेरे सामने वाशिंगटन गए थे। 3 दिन इनको वाशिंगटन में रहना था, 7 दिन रहे और वहां पे तमाम चीजें मुकम्मल करके पाकिस्तान आए। रात को 2 बजे, सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया IMF से मेरी ये बात हुई है, 5 एक्शन प्लान है A, B, C, D, E, जिसमें स्टेट बैंक एक्ट था, हमने ज्वाइंट सेशन वगैरह से कराया।
स्टॉक मार्केट ऊपर, करेंसी स्टेबल, इंटरेस्ट रेट स्टेबल, हर चीज स्टेबल। मुल्क में उस वक्त जैसे बताया कि हाईएस्ट एवर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, हाईएस्ट एवर क्रेडिट ऑफटेक, तमाम चीजें एक्सपोर्ट्स के नंबर ऊपर। ये हुकूमत आई 24 अप्रैल को मिफ्ता इस्माइल वाशिंगटन में कि जी मैं जा रहा हूं और बस अभी आके आपको खुशखबरी देता हूं। वहां से उन्होंने जाली खबर चलाई कि मैंने प्रोग्राम भी तय कर लिया है और जो है 1 साल का एक्सटेंड करके $2 अरब फालतू ले लिए। IMF ने तरकीब की उसी वक्त, हमारी कोई ऐसी बात नहीं। वो दिन था, उस दिन से इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। स्टॉक मार्केट नीचे, करेंसी नीचे, इंटरेस्ट रेट डाउन। शौकत साहब भूल गए बताना, जब ये आए इन्होंने पहली काबीना की मीटिंग में कहा $22 अरब बोलकर करंट अकाउंट खसारा हो रहा है, उस वक्त $12 अरब था। फिर इन्होंने कहा 6,400 अरब बजट खसारा हो रहा है, जो 4,600 अरब रुपए हुआ। फिर उन्होंने कहा GDP 4% की रफ्तार से ग्रो करेगी, जो 6% से हुई। ये तमाम जो झूठ बोले उसमें इसकी और क्रेडिबिलिटी। IMF ने इनसे जो है परेशान हो गया। फिर ये 18 मई को दोहा गए। दोहा जाके इन्होंने एयरपोर्ट पे खड़े होकर कहा मेरे वजीर आजम और मेरे कायद ने बोले पेट्रोल ₹1 नहीं बढ़ेगा। आप IMF से उधर बात करने जा रहे हैं, पेट्रोल की उधर ऐलान कर दिया। IMF ने फिर इनको खाली आदमी किया। फिर इन्हें मजबूरी के तौर पे आपके सामने डीजल में ₹134 का इजाफा, 144 रुपए जब हम छोड़ के गए वहां से 134 रुपए, 110% डीजल की कीमत में इजाफा। और उसके अलावा जो है फिर उसके बाद आप देख लें 91% पेट्रोल, उसमें 100 रुपए का इजाफा। वो करने के बाद ये समझे कि हमें तो IMF प्रोग्राम दे देगा। पहला बजट इन्होंने यानी कि जून के पहले हफ्ते में दिया, ये मिनी बजट था हमारे हिसाब से। फिर उसके बाद इन्होंने 10 तारीख को एक बोगस बजट दिया जिसका नाम शौकत साहब ने बड़ा खूबसूरत रखा था, खानापुरी बजट। उसमें जो है इन्होंने आप सारों को, हम सारों को झांसा देने की कोशिश की कि हमने सैलरी क्लास में रिलीफ दे दिया, 47 अरब रुपए का टैक्स कम कर दिया, अवाम दोस्त बजट दे दिया, वो दे दिया। वो बजट रिकंसाइल ही नहीं हो सका। आज की बात बता रहा हूं, इन्होंने आज अपडेट किया है, इस साल हुकूमत पाकिस्तान $28 अरब का कर्जा लेने जा रही है। $28 अरब, मजमूई कर्जा $130 अरब। इन्होंने बजट के डॉक्यूमेंट में $15 अरब दिखाया। IMF ने कहा भाई इतने पैसे कहां से? झूठ बोला। तमाम टैक्स प्रोविंस का सरप्लस इन्होंने दिखा दिया कि तमाम सूबे जो हैं अपने बजट से इजाफी बचत करेंगे 800 अरब की। जब सूबों ने बजट दिया तो तमाम मिला के 75 अरब था। अब IMF कह रहे हैं कि तमाम सूबों से जो लिखवा के लाओ कि ये 800 अरब रुपए आप जो है दोगे हमें। तो कहने का मतलब ये IMF ने पहले तो लेजिटिमेसी इशू था, फिर अब क्रेडिबिलिटी इशू आ गया। अब IMF ने भी इन पे बात करना छोड़ दी। तीसरा बजट इन्होंने जून के महीने में फिर दिया और वो दिया कि वो IMF से जो इन्होंने बातें की, रात के अंधेरे की बात करते थे। 28 तारीख को खामोशी से आके आप लोगों पे 80 अरब रुपए का टैक्स का बटन लगा दिया, सुपर टैक्स लगा दिया। सुपर टैक्स कहते हैं अमीरों पे टैक्स है, गलत बात है। ये प्रोडक्टिविटी पे टैक्स है, ये जो है आपकी जो पैदावार पे टैक्स है। अगर आपने अमीर पे टैक्स लगाना था तो उस कंपनी का मालिक था, जब वो मुनाफा उस मालिक के अकाउंट में जाता है वहां पे आप टैक्स लगाते हैं, उसको कहते हैं। ये तो प्रोडक्टिविटी। अब उसकी वजह से हुआ क्या? फर्टिलाइजर 1900 रुपए की बोरी थी, हम छोड़ के गए 1800, अब 2300 रुपए की कंपनी का रेट हो गया। 8,500 का रेट जो है 13,000 रुपए में पहुंच गया। फॉस्फोरस 16,000 रुपए की बोरी। गाड़ी वाले उन्होंने कीमत बढ़ा दी। सीमेंट वाले कल हमें मिले इस्लामाबाद में एसोसिएशन के लोग, उन्होंने जिस दिन हम छोड़ के गए थे 600 रुपए की बोरी थी, 1030 रुपए की पंजाब, 980 रुपए की कराची। उसने कहा 1 हफ्ते का रेट है, अगले हफ्ते हम फिर रेट बढ़ा देंगे क्योंकि बिजली की कीमत इतनी महंगी कर दी है कि हमारे वायरे में नहीं है, कोयले की कीमत भी महंगी कर दी है और उसके ऊपर जो है इन्होंने सुपर टैक्स आदाब डाल दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब तीसरा बजट के बाद चौथा बजट, वो मैं एक सेमिनार में था परसों, बजट में मिफ्ता इस्माइल ने बजट में 30 रुपए लीटर किया था, ये तो इन्होंने सिफर किया। अब उस 30 को मिफ्ता इस्माइल को ये जो है ऑनर जाएगा कि उसने 30 से 50 रुपए IMF से एग्री कर दिए। सेल्स टैक्स अभी सिफर है, सेल्स टैक्स अलग लगेगा। फिर उसके बाद तेल की कीमतें कह रहे हैं कि मार्केट के रहनो करम में छोड़ दो, जो मार्केट करे, अब आपका उसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। आखिरी में ये जो इन्होंने तीर मारा था नैब लॉज में, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि ये हुकूमत ने आवाम के लिए तो एक भी चीज पे IMF से नेगोशिएशन की के सब चीजें करती, IMF से लड़ाई कर रहे कि ये नैब का कानून आपके उसमें नहीं आता।
आप इस पे बात ना करें, इसमें हमें वेवर दें, यानी कि चोरों के लिए रिलीफ और आवाम के लिए तकलीफ। तो इस बात पे मैं क्लोज करूंगा। और ये देखिए, आप देखें तो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, आपके वक्त में भी बढ़ी थी, अभी भी और बढ़ गई। आप क्या करें, हमने रिलीफ दिया था 4 महीनों के लिए, उसको अकाउंट फॉर किया था कि हम इस तरीके से उसका पैसा कर देंगे। लेकिन 4 महीने में हमने क्या करा, हमने रूस से जाके डिस्काउंटेड तेल लेना, हमने टारगेटेड सब्सिडी दे दी थी मोटरसाइकिल्स के लिए, छोटी गाड़ियों की, हमने रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठे करते थे। इन्होंने 7,000 अरब की जो बात की थी शुरू में, और फिर उन्होंने इन पर लाठी मारी, उन्होंने टैक्स में टैक्स लगा दिया 470 बिलियन का। हमने शुरू से ही उसको 8 ट्रिलियन पे लेके जाना था, और वो जो हमने ज्यादा 1 ट्रिलियन हमने जो लेना, उसमें से कुछ तो हमने अपने बजट के लिए यूज करना था, एक्सपेंसेस के लिए, और कुछ हम लोगों के फलाह के लिए करते। ये 3 चीजें हम करते। इसका मतलब है कि हमने लोगों को प्रोटेक्ट करना था। अब क्या हुआ है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ जो 28 मार्च को IMF की मीटिंग होने गई है, जो खाता में लेके दे दें, कंपनियों से लेके दे दें डिविडेंड का, और ये प्रोमिस ले दें, और मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए अप्रैल में। हम चलते रहते, हमारा बिजनेस रेगुलर था, और ना रुपए पे प्रेशर पड़ता, ना किसी और चीज पर प्रेशर पड़ता, हम लेके। अब क्या होगा, अब IMF ने इनको फंसा दिया। अब ये जो चीजें इनके पर शरायत हैं, ना मनते लोगान, ना राजा नाचे, तो ये अब ये हमें ले जाएंगे उस काल कोठरी में, जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। मतलब आपको ये लग रहा है, आप देखेंगे, आप आज की जो डेट भी आपके रिजर्व आएंगे वो गिरे होंगे, और अगर कोई और IMF नहीं देगा हमें जल्दी में पैसे, तो और भी कोई नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो उस लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ से वो हमारे से जो चीज़ें करवाना चाहते हैं, और वो मैं इसके ऊपर ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करता हूँ। हमारे चेयरमैन हैं इमरान खान, बहुत दफ़ा कह चुके हैं उन चीज़ों का, और खुदा ना खास्ता अगर उस साइड पे हम चले गए, तो हम कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अपने जो हैं वो हमें जो है वो एक बलायकार करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसको। 10 दफा बता चुका हूँ आपको, उसको आप छोड़ दें। उसको सिर्फ यही था कि ये जो मैंने अभी शुरू में कहा कि ये इकॉनमी जो है, ये इंटरनेशनल जो प्रेशर है, इसके बीच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मैंने कहा। जो आपकी बात है पहली वाली, वो ये है कि इमीडिएटली हम पास करें। हम अगर जब चढ़ गई थी तो हम पास को हम एक किस्म से रिलीफ दे रहे थे, और अगर हमें रिलीफ मिल जाती है इंटरनेशनल प्राइसेस में, तो हम तो बिल्कुल पास ऑन करते हैं इमीडिएटली। बिकॉज हमें तो आवाम का दुख दर्द का आपको मालूम ही है कि जिस वक्त हम 149 पे थे, हमारे रुपए में हिंदुस्तान 235 पे था, बांग्लादेश 185 पे था। ये हम बार बार लोगों को बताते थे, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स टैक्स खत्म कर दिया था, हमने पीडीएस जो है ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। अगर अब अगर प्राइसेस नीचे जाती तो बिल्कुल इमीडिएटली हम, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इनसे कि ये देखिए, हम तो फिर भी सब्सिडी दे रहे थे ना, इन्होंने तो सारी सब्सिडी निकाल दी है, ये तो सारा पास थ्रू कर रहे हैं, जो आ रहा है बल्कि वो आवाम में डाल रहे हैं, तो उसका मतलब वहां से रिलीफ अगर मिलेगी तो बिल्कुल वो भी पास ऑन करेगा। ये कितना होना चाहिए, हम जा रहे हैं, और अगर ये अगर सिर्फ अभी ये IMF के उस पर सहारे पे रहे, जो कि ये अब रह रहे हैं, और उन्होंने इनको फंसा दिया, बाकी सारे दूसरे मुल्कों के साथ अभी लेकिन अब चाइना का ये आपने देखा कि कभी हो सकता है कि चाइना आपको इन्वाइट ना करे ये कॉन्फ्रेंस, तो चाइना नाराज है ना, कोई वजह है ना कि कोई उन्होंने आपको इन्वाइट नहीं किया। कतर में जो है हमारे 2 जहाज अगस्त में खत्म कर दिए। कतर में ये हुकूमत बहुत रिलाई कर रही थी, जो LNG, इससे आप देखिएगा जुलाई अगस्त में लोड शेडिंग अलग होगी, तो दोस्त ममालिक ने भी पैसे देना बंद कर दिए। 28 अरब डॉलर बताए इन्होंने अभी ली थी आज बजट में, कहाँ से आएंगे टोटल तो करके बताएं आप मुझे। जिस जगह पे जा रहे हैं, जो उसके बीच में हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ना जाएं। वो बहुत एक भयानक किस्म का वो होता है बेंचमार्क, तो उसके बाद तकालीफ होती है, तो ना जाएं। अभी भी मैं ये एंड पे कहना चाह रहा था, अभी भी हमारे पास वक्त है, और अभी भी हम इलेक्शन करवाएं, एक मजबूत इंटरिम गवर्नमेंट लेके आए,
जिसको सारी पार्टी जो है सपोर्ट करें, ताकि वो फिर एक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जाके IMF के साथ नेगोशिएट करें और बाकियों के साथ नेगोशिएट करें। इस सब एक हल है, सिर्फ एक ही हल है, और वो है फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट। बिकॉज अगर हुकूमत का जो है वो लोग समझते हैं उसको इस बार नहीं है, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मतलब है लोग इन्वेस्ट नहीं करते और इनसे इकोनॉमिक एक चीज में आज फिर समझा रहा हूँ, बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इन्होंने CNN के सामने कहा, बैकी एंडरसन के सामने जब इंटरव्यू दिया कि जनाब वाला हम रूस से गंदम भी ले सकते थे और तेल भी ले सकते, लेकिन तेल के ऊपर मुश्किल है, उसका सैंक्शन लग सकती है। उसने कहा यार अगर गंदम पे सैंक्शन नहीं तुम्हारे पे लगेगी तो मीट तुम्हारे ऑयल पे कैसे लगते हैं? तो उसमें घबरा के समझ नहीं लगती, कोई सैंक्शन नहीं है इस वक्त तेल के ऊपर। तो यूरोपियंस ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, हिंदुस्तान दबादब ले रहा है तेल। आप क्यों नहीं ले सक रहे? आप श्रीलंका भी लेने लगा है और उसके बाद बांग्लादेश भी लेने लगा है। अच्छा आप कैसे लेना है? अच्छा यहाँ इन्होंने ऑयल कंपनीज को लिख के दे दिया, उन्होंने कहा कि बस 25-30% तो हम प्रोसेस कर सकते हैं। अरे भाई नहीं, सिर्फ एक चीज वो नहीं है, आप उनसे प्रोडक्ट्स ले लें, आप उनसे डीजल ले, उनसे पेट्रोल ले, उनसे तेल ले और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सॉल्व कर ले। ये दुनिया में होता है, आपने किसी से लिया और किसी और से सॉल्व कर लिया। जिस जो उसको प्रोसेस कर सकता है उससे ले और उससे अपने वो तेल ले जो आप प्रोसेस कर सकते हैं। और तीसरा ये रशियन ऑयल प्रोसेस करती है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये है कि एक चीज की वजह से ये निकले, और वो है ये डर रहे हैं अमेरिका से। जी सर, डॉलर का जो तेल आता था उसको रोक दिया गया, बहुत थोड़ा रह गया, बिकॉज वो इलीगल तेल था, वो मुआहदा नहीं हो सकता था ईरान के साथ। हमारी पाइपलाइन इसलिए रुकी हुई है कि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं उस पुल के ऊपर, और वो सैंक्शन जो हैं वो हम नहीं ब्रीच कर सकते, वरना हमारे ऊपर हमारे बैंक वगैरह के सैंक्शन है। रूस के साथ कोई सैंक्शन नहीं है ऑयल के ऊपर। दूसरा ये हो गया। दूसरा जनाब ब्लेम गेम तो है ही नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए एक हुकूमत को इलेक्ट किया जाता है और वो काम कर रही है, और 17 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ दे रही है, हर चीज जो है ठीक हो रही है, और उसको आप डिस्टेबलाइज कर देते हैं। हम तो ये रो रहे हैं, चले जी वो हम कर देते हैं हमें डिस्टेबलाइज, और अब दूध की और शहद की अगर नहरें बह रही होती, चलो जी हम भी कह देते यार बड़े नालायक थे, इन्होंने तो हमारे से भी बेहतर काम करा। तो मैं तो आज आपके सामने इनकी कारकर्दगी पेश करने आया हूँ, मैं ब्लेम नहीं करने आया हूँ, मैं इनका स्कोर कार्ड देना, ये फैक्ट्स है। अगर इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो आपके ख्याल में मैंने गलत पेश किया है तो आप कह सकते हैं। तो ये ब्लेम गेम की बात नहीं है, ये एक रियलिटी होती है कि आपका जो है जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर जो ऑपोजिशन होती है वो तनकीद करती है, और तनकीद जो होती है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, वो फैक्चुअल होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। हमारे को मनवा डालने की कोशिश करें। पहली बात तो ये है कि 600 और कोई मेरे ख्याल में 21 के 40 बिलियन की लेवी हमने उसके देखे होता है, और वो हमने उसको कलेक्ट कर रहे थे, नहीं फिर हमने रोक दिया। तो 6वां तो हमने ट्रांच ले ली ना, बगैर कलेक्ट किए हमने उनको कहा यार तुम्हारा मकसद इससे क्या है? रेवेन्यू है ना, वो तो हम आगे जा रहे हैं, तुम्हारा जो तुमने टारगेट किया उससे भी आगे जा रहे हैं। तो वो मान गया, उन्होंने कहा अच्छा तुम लेवी लेना तो शुरू कर दो, 4 रुपए हर महीने लेना शुरू कर दो, ये ले लेते और वो लेना शुरू कर दो, कोई उसमें कोई इशू नहीं थी। आयशा गौस पाशा ने खुद एडमिट किया असेंबली में खड़े होके और सेनेट में कि दिसंबर तक के सारे नंबर जो हैं ये हुकूमत पूरे कर रही थी, और वही 7वां ट्रांच IMF का जो है इशू है जवाब वो है आपका जो है इधर जो एक्सचेंज कंपनी हमारा बैठी होती हैं, और वो जनाब आपके लोगों से पैसे लेके वो जनाब वो सट्टाबाजी करते हैं। उसके बाद आपके जो बैंक्स हैं वो अपनी ओवरबॉट पोजीशन को उसके ऊपर वो करते हैं, ठीक है जी। और आप मेरी बात करते हैं, आप पूछेंगे आगे कि कॉम्पिटिशन कमीशन से किसने अभी आज से 1 महीना 2 महीने जब मैं था 1 महीना पहले मैंने कहा था इनकी पुतलू उतारे बैंकों की जो इन्होंने हमारे साथ किया, मैंने इनिशिएट करवाई थी
अभी उन्होंने जाके इंक्वायरी करके इनको कटहरे में डाल